एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसान अपने हक की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं और आंदोलन को तेज करने के प्रयास जारी हैं। इस कड़ी में मुजफ्फरनगर के मोराना क्षेत्र के गांव जड़वड़ काटिया में 6 किसान आंदोलन की किसान पंचायत में मुख्य अतिथि योगेंद्र यादव ने कहा, ये समय नस्ल और फसल बचाने का है। किसान अपने हक की आवाज को बुलंद करें। इस दौरान 5 सितंबर को आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान भी किया गया। आगे योगेंद्र यादव ने कहा, किसान आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं। सरकार के पेट में बहुत दर्द है। आंदोलन में कुछ ऐसा पैदा हुआ कि 75 साल में किसान पहली बार जागने के साथ किसान में आत्मसम्मान जागृत हो चुका है। इस मौके पर बुजुर्ग किसानों ने मुख्य अतिथि को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय को पूरी तरह से डिजिटल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, परीक्षा विभाग से सत्यापन कार्य, परीक्षा परिणाम समेत अन्य विभागों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पूरा ब्यौरा जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए। लखनऊ में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी ने बताया, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरस्वती भवन में रखे पांडुलिपियों के संरक्षण एवं प्रकाशन के लिए शासन की ओर से जल्द ही धन आवंटित किया जाएगा और 1975 से अभी तक छात्रवृत्ति नहीं बढ़ने पर भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेने को कहा है और उसे जल्द से जल्द बढ़ाने की बात भी कही है। इसके साथ ही कुलपति ने आगे बताया, विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भी मुख्यमंत्री ने संपूर्ण ब्यौरे को तैयार करने के साथ ही उसे शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच ही AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी राजधानी लखनऊ 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उनका ये दौरा 6 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान वो रुदौली और सुल्तानपुर में होने वाले पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। पार्टी प्रवक्ता आसिम वकार के अनुसार ओवैसी इन दोनों जगहों पर कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बता दें, ओवैसी यूपी में भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले कई दलों के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, पर अब इस मोर्चे पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों मुरादाबाद में होने वाली सभा में राजभर नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद मोर्चे के भविष्य पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा से अलग होने के बाद राजभर ने छोटे राजनीतिक दलों को मिलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और इस मोर्चे में ओवैसी की पार्टी समेत 9 अन्य दल भी शामिल हैं। गोवा में गणेश चतुर्थी के मद्देनजर 10 और 11 सितंबर यानी 2 दिन कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार में नोडल अधिकारी अनूप नेत्रवलकर ने बताया, सभी सरकारी केंद्रों पर राज्यव्यापी टीकाकरण के 228 दिनों के निरंतर प्रयासों के बाद 2 टीकाकरण अवकाश की घोषणा की गई है। बता दें, गोवा में गणेश चतुर्थी काफी मशहूर है और इस पर्व को गोवा में लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें वो बप्पा के रंग में रंग कर हर्ष और उल्लास के साथ उनका आगमन करते हैं। वहीं इसके साथ ही अब राज्य सरकार ने टीकाकरण को गणेश चतुर्थी के मद्देनजर ही 2 दिन न कराने का फैसला लिया है। नेत्रवलकर ने आगे कहा, इन 2 दिनों में सरकारी केंद्रों में कोई टीकाकरण नहीं होगा और 12 सितंबर से टीकाकरण फिर शुरू हो जाएगा। ये हमारे स्वास्थ्य पेशेवरों को अवकाश प्रदान करेगा और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी के दौरान ज्यादा भीड़ नहीं होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामले में सीबीआई ने उनके वकील को गिरफ्तार कर लिया है। वकील को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया। इस मामले में अब तक सीबीआई के सब इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों व्यक्तियों को अदालत के सामने पेश भी किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार हुए वकील का नाम आनंद दागा बताया गया है। वकील पर आरोप है कि उन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय कागजात लीक किए, जो कि अनिल देशमुख के लोगों को भी दिया गया। बता दें, मामले में सीबीआई ने अपने ही एसआई को भी गिरफ्तार किया है। एसआई पर देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। इसके साथ ही इलाहाबाद और दिल्ली में जांच एजेंसियों ने भी छापे मारे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस 3 दिवसीय समन्वय बैठक करने जा रहा है, जिसमें भाजपा समेत संघ से जुड़े अन्य संगठन में शामिल होंगे, जिसमें मोदी सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, जिस कारण ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 से 5 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस बैठक में संघ और उससे जुड़े संगठन के साथ साथ मोदी सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय मोहन होसाबले, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संघ और भाजपा के बीच समन्वय कार्य देख रहे अरुण कुमार के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। हालांकि इस स्थिति को नियंत्रण में देखते हुए विभिन्न राज्यों में स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है, मगर अभी भी तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इस बीच ही एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, भारत में सभी बच्चों को टीकाकरण करने में 9 महीने का समय लगेगा। ऐसे में लंबे समय तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बच्चों के विकास के लिए स्कूल खुलना जरूरी है। बता दें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी देश में बच्चों के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर विशेषज्ञों, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच वाद विवाद चल रहा है, जिसके मद्देनजर ही एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करते हुए आगे कहा, उन जगहों पर स्कूल खुल सकते हैं जहां पर संक्रमण के मामले कम हैं। सभी बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा नहीं होती और न ही वो माहौल रहता है। ऐसे में स्कूल खुलना आवश्यक है। करीब स्कूलों में सभी टीचर्स को वैक्सीन लग चुकी है। वहां की हालत सबसे ज्यादा अनुकूल है। इसके साथ ही रणदीप गुलेरिया ने टीचर्स स्टाफ से अपील की कि वो खुद आकर टीका लगवाएं, ताकि बच्चों के साथ साथ स्कूल प्रशासन भी सुरक्षित रह सके। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 47,092 मामले सामने आए और 35,181 लोगों ने महामारी को मात दी है। देश में रिकवरी रेट 97.48% पर पहुंच गया है। जहां एक और देश के विभिन्न राज्यों में संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, वहीं केरल में दिन पर दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। बता दें, केरल में बीते दिन कोरोना के 32,803 नए मामले दर्ज किए गए थे। देश के सबसे अधिक मामले केरल से ही सामने आ रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना वायरस के 16,84,441 सैंपल टेस्ट किए गए थे। कल तक कुल 52,48,68,734 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसके बाद विभिन्न राज्यों में जोरदार बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो वहीं कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर जोरदार बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से कई जगह जल भरा हुआ और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश की आशंका है। दिल्ली में बारिश ने पिछले 12 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुंबई में भी बारिश का हाल कुछ यूं ही देखने को मिल रहा है। जोरदार बारिश के चलते मुंबई में यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों में बर्फबारी से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में हल्की ठंडक बढ़ गई है। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम की चोटियों में जहां लगातार दूसरे दिन बर्फ पड़ी, वहीं केदारनाथ की चोटियों पर इस सीजन का पहला हिमपात हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े बगराम एयरबेस को चीन हासिल करने की फिराक में है और चीन के इस कार्य में पाकिस्तान उसका साथ देगा, क्योंकि इस समय
भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक रही भारतवंशी रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया, बगराम एयरबेस अमेरिका का 20 साल का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा रहा है और यहीं से अमेरिका ने बड़े हवाई हमलों को अंजाम देकर आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेरा है। हेली ने आगे वर्तमान स्थितियों के संदर्भ में बिडेन प्रशासन से कहा, देश की सबसे पहली जरूरत है कि वो अपने मित्र देशों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी सहयोगी देशों के साथ मजबूती से समन्वय बनाएं और उनको साथ देने के प्रति आश्वस्त करें। इस समय ताइवान, यूक्रेन, इजराइल जैसे देशों के साथ भी खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि इन सब पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने वापसी की है, उससे जिहादियों के हौसले बढ़े हुए हैं और वो इसे अपनी नैतिक जीत मान रहे हैं, जिससे वो दुनिया भर में अपने संगठन के लिए भर्ती शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में हमें आतंकवाद के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ना चाहिए।